हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर है, हमने लूसेंट से लिया है। और इसका पहले का 3 चैप्टर हम ऑलरेडी करा के प्लेलिस्ट में उसको ऐड कर दिए हैं, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। बायोलॉजी जीव विज्ञान का 3 चैप्टर उसमें ऑलरेडी अपडेट है। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर को। और उससे पहले आपको एक बात और कहना चाहेंगे कि यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो बीच में थोड़ा गैप हुआ एक दिन, तो उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हमको ड्यूटी नाइट में लग गया था, तो इसलिए वीडियो बनाने में दिक्कत हुआ। दिन में हम सो गए थे और नहीं बन पाया, रात में भी मौका न मिल पाया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स, चैप्टर का नाम है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो जाते रहते हैं, गमन करते हैं, मतलब स्थानांतरित होते हैं। नॉर्मल भाषा में समझिए कि वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं, संचरित होते हैं, उनको आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। ठीक है, और आनुवांशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के जो अध्ययन किया जाता है, तो उस अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। ध्यान से समझने वाला बात है। वे लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी संचरित होते हैं, उसको आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है। लेकिन आनुवांशिक लक्षण का जिसमें स्टडी किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, आनुवंशिकता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी ऑस्ट्रिया के एक वैज्ञानिक थे, या निवासी कहिए, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो इन्होंने दिया था। इनका काल था 1822 से 1884। ठीक है, इसी के कारण उन्हें आनुवांशिकी का पिता यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। किसे? तो ग्रेगर जोहान मेंडल को। ठीक है, मटर के पौधे पर इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ नोट में दिया है आनुवंशिकता यानी जेनेटिक शब्द के बारे में कहा है। ठीक है, जेनेटिक शब्द विलियम वाटसन ने दिया, जबकि जीन शब्द विल्हेम जोहानसन ने दिया। तो विल्हेम जोहानसन क्या दिए? जीन शब्द का बात कर रहा है। ठीक है, जीन शब्द कौन दिया? विल्हेम जोहानसन। लेकिन आनुवंशिकता यानी जेनेटिक शब्द कौन दिया? तो ये विलियम वाटसन ने दिया। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किसका पौधा का चुनाव किया? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। ठीक है, अब देखिए, उसमें मटर के पौधे में पहले तो क्या किए कि एक जैसे मतलब बौने और लंबे पौधे को लिए। ठीक है, उसके बाद में द्विसंकरीय कराए थे। ठीक है, पहले एक संकरीय कराए, उसके बाद द्विसंकरीय भी कराए थे, यानी डबल क्रॉस। तो उसमें क्या होता था? गोल और झुर्रीदार बीज, गोल और पीले बीज। ठीक है, तो इस तरह से था। तो आगे वो भी देखेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। और क्या होता है जीनोटाइप, क्या होता है फिनोटाइप, जीनोटाइप का रेशियो क्या होता है, फिनोटाइप का रेशियो क्या होता है, इन सारी चीज़ों को जानेंगे। तो फिनोटाइप जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से रहता है, और जीनोटाइप उसके अंदर में रहता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं हम। तो देख लीजिए, मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर 2 जोड़े विपरीत गुणों की वंशागति, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, मेंडल ने पहले एक जोड़ी, इसके बाद क्या किए? 2 जोड़ी विपरीत गुणों की वंशागत का अध्ययन किया। पहले क्या किया? एक जोड़ी का अध्ययन किया, उसके बाद 2 जोड़े, और वो भी 2 जोड़ा कैसा? विपरीत गुणों वाली वंशागत का अध्ययन किया, जिन्हें क्रमशः एक संकरीय एवं द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। एक संकरीय किसे क्रॉस कहते हैं? जब मेंडल ने एक जोड़े का अध्ययन किया, एक जैसे वाले का एक जोड़े का अध्ययन किया, तो उसको हम लोग एक संकरीय क्रॉस कहेंगे। लेकिन 2 जोड़े वाले विपरीत गुणों का वंशागत अध्ययन किया, उसको हम लोग द्विसंकरीय क्रॉस कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, पहले एक संकरीय क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं।
जिसको इंग्लिश में, तो उसके बारे में देखेंगे। एक संकरीय क्रॉस यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। आदमी बोलता है ना ये हाइब्रिड का बीज है, हाइब्रिड का सीड है, तो वही हाइब्रिड में जो एक एकल रहेगा उसको मोनोहाइब्रिड कहेंगे, और जो द्विसंकरीय रहेगा उसको डाइहाइब्रिड बोलेंगे, ठीक है। तो देखिए आगे, मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे यानी टीटी एवं बौने टीटी पौधों के बीच क्रॉस कराया। तो देखिए यहाँ भी टीटी है लेकिन कैपिटल टी है। लंबा में क्या होगा? कैपिटल टी। अब बौना में दोनों टी स्मॉल टी रहेगा, ठीक है। यदि इस तरह का आपको दिखे एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, तो इसका मतलब भी क्या होगा? इसका मतलब भी लंबा ही है, ठीक है, लंबा पौधा है। देखिए लंबा होने के लिए केवल एक टी का जो प्रति रहता है इसका होना जरूरी है, एग्जाम में भी पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। लंबा होने के लिए पौधों को टी की दोनों प्रतियों की जरूरत होती है कि एक प्रति की? तो एक प्रति की, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल टी है तो ये भी लंबा है, ठीक है। एक नहीं, इसमें तो दो टी है कैपिटल वाला, तो ये लंबा ही है। लेकिन यदि एक टी स्मॉल रहेगा और एक टी कैपिटल रहेगा तब पर भी ये क्या होगा? लंबा पौधा ही होगा, ठीक है। जब दोनों का दोनों स्मॉल टी रहेगा तब जाके ये बौना पौधा होगा। ये भी ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हमने बताया है, तो इसको दिमाग में रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए फिर से इसको थोड़ा पढ़ देते हैं। मेंडल ने एक संकरीय क्रॉस के लिए लंबे यानी टी कैपिटल वाले एवं बौने टी स्मॉल वाले पौधों के बीच क्रॉस कराया तो निम्न परिणाम प्राप्त हुए। क्या रिजल्ट निकला, आइए देखते हैं। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको ताकि आपको क्लियर दिख सके। देखिए अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर है लंबा वाला पौधा यानी टी कैपिटल वाला, और बौना वाला पौधा यानी टी छोटा वाला स्मॉल टी वाला बौना पौधा हो गया, ठीक है। इसका हम लोग परागण कराएं तो ये कृत्रिम परागण हुआ, तो ये क्या हुआ? जो इसका टी और इसका टी मिल के एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी वाला बना दिया, यानी 100। यहाँ पे तो ये लंबा पौधा था, ये बौना पौधा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी क्या है? ये सभी पौधे लंबे ही होंगे। F1 पीढ़ी में, ये पहला पीढ़ी है F1 पीढ़ी, तो इसमें सभी प्रकार के पौधे लंबे ही होंगे। हम अभी आपको बताए थे इसका डिटेल में कि यदि कैपिटल टी दोनों रहेगा तब पर भी लंबा ही रहेगा, और एक टी भी यदि मौजूद रहेगा कैपिटल वाला तब पर भी पौधा लंबा ही रहेगा। तो वही है, F1 पीढ़ी में सभी पौधे क्या होंगे? लंबे होंगे। जब दोनों टी स्मॉल होगा तब पौधा जाके बौना होगा। अब देखिए स्वपरागण कराया गया F2 पीढ़ी में, तब इससे मतलब जो प्राप्त होता है स्वपरागण कराया जाता है। तो अब देखिए क्या होता है, इससे शुद्ध लंबा 25% मिलता है। यानी देखिए ये भी कैपिटल टी दो ठो है तो ये भी लंबा हुआ है, तो ये दोनों टी कैपिटल रहेगा तो शुद्ध लंबा होगा, ठीक है। जब एक टी कैपिटल होगा और एक टी स्मॉल होगा तब ये संकर लंबा होगा, यानी क्रॉस करके इसको बनाया गया है। ये 50% होगा पौधा, ठीक है, और 25% जो बच जाएंगे बौने पौधे। टोटल 100% में 25% शुद्ध लंबा होगा, 25% शुद्ध बौना होगा, और बाकी 50% संकर लंबे होंगे F2 पीढ़ी में, ठीक है। अब देखिए यहाँ शुद्ध बौना में दोनों कैपिटल नहीं है, दोनों क्या है? स्मॉल टी है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसका स्वपरागण कराया जाएगा, इस वाले का शुद्ध लंबे का, तो हमेशा शुद्ध लंबा ही होगा। शुद्ध बौने का परागण कराया जाएगा तो हमेशा शुद्ध बौना ही होगा। लेकिन संकर लंबा जो है इसका स्वपरागण कराया जाएगा तब क्या हो जाएगा? 3 भाग निकल जाएगा लंबा वाला पौधा, ठीक है, और 1 भाग बच जाएगा बौना वाला पौधा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 75% क्या होगा? लंबा वाला पौधा, और 25% बच जाएगा बौना वाला पौधा, ठीक है। तो इसका भी रेशियो होता है। इसका रेशियो क्या होता है? 3:1, यानी फिनोटाइप अनुपात पूछता है तो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 3:1। लेकिन जीनोटाइप अनुपात पूछता है तो 1:2:1 होता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है
F2 पीढ़ी का पौधा का फिनोटाइप रेशियो जो होता है कितना होता है 3:1 यानी 3:1। लेकिन जीनोटाइप रेशियो पूछेगा तो ये कितना होता है 1:2:1। ठीक है, इसको मिटा देते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। आपको दिख रहा होगा 1:2:1 क्या है जीनोटाइप, और फिनोटाइप कितना है 3:1। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछते रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब डबल वाला थोड़ा देख लेते हैं, द्विसंकरीय जो कराया जाता है तो उसके बारे में। देखिए द्विसंकरीय क्रॉस यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस, तो देखिए मेंडल ने द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीले बीज यानी कैपिटल R और कैपिटल Y डबल डबल है, और हरे एवं झुर्रीदार बीज यानी स्मॉल r और स्मॉल y से उत्पन्न पौधों का क्रॉस कराया। इसमें बताया था कि द्विसंकरीय में क्या होता है, एक संकरीय में एक ही जैसा एकल रहता है, लेकिन द्विसंकरीय में दो जोड़ा रहता है और दोनों विपरीत जोड़ा रहता है। ठीक है, तो वही चीज़ है, तो इसमें दो जोड़ा है, तो एक हो जाएगा जोड़ा क्या द्विसंकरीय क्रॉस के लिए गोल तथा पीला बीज वाला कैपिटल R और कैपिटल Y, और हरा एवं झुर्रीदार बीज वाला स्मॉल r और स्मॉल y वाला हो जाएगा पौधा, इसमें क्रॉस कराया जाएगा। तो इसमें गोल तथा पीला बीज प्रभावी होता है, गोल और पीला बीज ही प्रभावी रहता है। पूछता है कि किसका लक्षण प्रभावी होगा, तो गोल और पीला बीज का लक्षण प्रभावी रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, थोड़ा सा फिगर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए गोल तथा पीला है, यहाँ झुर्रीदार तथा हरा है। ठीक है, RY गैमिट है, ये स्मॉल RY गैमिट है। ठीक है, अब देखिए एक कैपिटल R और स्मॉल r, फिर कैपिटल Y और स्मॉल y, यानी गोल तथा पीला संकर बीज यहाँ से बन गया है। ठीक है, ये R और ये R मिलके ये R बना देगा, और ये Y कैपिटल वाला और ये स्मॉल वाला Y मिलके एक कैपिटल और एक स्मॉल बना देगा, तो यानी गोल तथा पीला संकर बीज का निर्माण हो गया। ठीक है, अब इसका स्वपरागण होगा तब क्या होगा, गोल तथा पीला भी निकलेगा। ठीक है, और इधर भी गोल तथा पीला। ठीक है, अब आगे देखिए, ये तो नर युग्मक के बारे में दिया है। ठीक है, इधर देख लीजिए नर युग्मक है, इधर मादा युग्मक है। ठीक है, यानी नर युग्मक में क्या होगा, इसका अपोजिट, मतलब यहाँ से देखिएगा सीधे अपोजिट होता जाएगा। ठीक है, ये कैपिटल R और Y है, फिर कैपिटल R और स्मॉल y है, फिर R को स्मॉल कर दिया, Y कैपिटल है, और RY यहाँ पे दोनों स्मॉल है। तो देखिए इधर से जस्ट अब यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे, ये यहाँ पे और ये यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इसको तालिका को समझने के लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, पहले गोल और पीला होगा। ठीक है, और यदि RY का कराया जाएगा इसका, तो गोल और पीला होगा। ठीक है, ऐसे समझिए, इस RY का और इस RY का, मतलब मादा युग्मक RY का और नर युग्मक RY का कराया जाएगा, तो कैसा होगा RY सब कैपिटल, क्योंकि इधर भी कैपिटल है RY, इधर भी कैपिटल है। ठीक है, यानी गोल एवं पीला शुद्ध निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर R कैपिटल है, Y स्मॉल है, लेकिन यहाँ पर दोनों RY कैपिटल है, तब क्या बनेगा, समझने वाला बात है, समझिएगा जो चीज़ हम बताना चाह रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल R है और स्मॉल y है, लेकिन यहाँ पर दोनों कैपिटल है। तो देख रहे हैं यहाँ पर R यहाँ पे भी कैपिटल है, यहाँ पे भी कैपिटल है, तो दो R यहाँ पे कैपिटल हो गया, Y यहाँ पे कैपिटल है तो Y हो गया, एक Y वाला यहाँ वाला स्मॉल वाला Y यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो गोल और पीला अशुद्ध हो गया। ठीक है, ये शुद्ध नहीं हुआ, क्या हुआ, अशुद्ध हुआ। अब इसी तरह से पूरा तालिका आप समझ सकते हैं। यहाँ पे RY है, दोनों स्मॉल है, और RY यहाँ पे कैपिटल है, तो दो कैपिटल RY होगा और दो स्मॉल RY होगा। ठीक है, यानी एक R कहने का मतलब RY दोनों कैपिटल होगा और एक में RY दोनों स्मॉल होगा, तो वही है। देखिए ये R कैपिटल, उसके बाद R वाला स्मॉल दिया है पहले, फिर Y वाला कैपिटल और Y वाला यहाँ Y कैपिटल और Y यहाँ पे भी कैपिटल है, Y दोनों कैपिटल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में R और Y दोनों स्मॉल है, और यहाँ पर RY दोनों कैपिटल है, तो R कैपिटल और स्मॉल R कैपिटल और स्मॉल R,
वाई कैपिटल और स्मॉल वाई, तो वाई कैपिटल और स्मॉल वाई। अब समझ गए होंगे पूरा तालिका। अब सेकंड में चलेंगे यहाँ पे, तो ये आर वाई और इस आर वाई में मादा युग्मक में कराया जाएगा क्रॉस। तो क्या होगा, यहाँ पे आर कैपिटल है, वाई स्मॉल है, यहाँ पे आर और वाई दोनों कैपिटल है, ठीक है। तो आर यहाँ पे भी कैपिटल, यहाँ पे भी कैपिटल, तो दोनों आर कैपिटल और एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल। तो देखिए दोनों आर कैपिटल, एक वाई कैपिटल और एक वाई स्मॉल। तो इस तरह से सारा तालिका आप समझ सकते हैं। चलिए आगे अब देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है, अतः F2 पीढ़ी के पौधे का फिनोटाइप अनुपात 9:3:3:1 होता है तथा F2 पीढ़ी के पौधों का जीनोटाइप अनुपात, जैसे F1 पीढ़ी में वहाँ पर पूछा गया था, तो उसका क्या था, फिनोटाइप अनुपात 3:1 था और जीनोटाइप अनुपात 1:2:1 था। तो इसको देखिए कैसे ध्यान में रखिएगा, यदि एग्जाम में पूछ दिया तो ध्यान में रखने के लिए हम बता रहे हैं। इसको 93:31 याद रखिएगा। F2 पीढ़ी का संकर वाला फिनोटाइप अनुपात होता है 93:31, यानी 9:3:3:1, ठीक है। लेकिन F2 पीढ़ी का जीनोटाइप कहेगा तो 1:2:1 और फिर लास्ट में 1:2:1 याद रखिएगा। टोटल 9 ठो रेशियो है, तो 1:2:1 पहले भी 121, लास्ट में भी 121 और बीच में 121 का दुगना कर दीजिएगा 242, ठीक है। इस तरह से आपको याद करने के लिए हल्का सा दिमाग में रखने के लिए एक ट्रिक दे रहे हैं। तो इसको जीनोटाइप यदि कहेगा तो 1:2:1, उसके बाद 2:4:2:1:1:2:1, यानी 121, 242, 121, ठीक है। और ये 93:31 तो दिमाग में रखने के लिए बता दिए। चलिए आगे देखते हैं। उपर्युक्त दोनों प्रकार के प्रयोगों के आधार पर मेंडल ने आनुवंशिकता संबंधी कुछ नियम दिए, जिन्हें मेंडल के आनुवंशिकता नियम के नाम से जाना जाता है। इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस के आधार पर है। ध्यान रखिएगा, मेंडल ने कुछ नियम दिए थे, जिनमें से पहला और दूसरा नियम क्या था, एक संकरीय यानी मोनोहाइब्रिड के आधार पर था, अकॉर्डिंग टू मोनोहाइब्रिड। लेकिन अकॉर्डिंग टू डाईहाइब्रिड कहेगा यानी द्विसंकरीय के आधार पर, तो वो तीसरा नियम था जो कि द्विसंकरीय के आधार पर आधारित था, ठीक है। तो देखिए इन नियमों में से पहला एवं दूसरा नियम एक संकरीय क्रॉस पर आधारित था, जबकि तीसरा नियम द्विसंकरीय क्रॉस पर आधारित है, ठीक है। आइए उन नियमों को देख लेते हैं। तो मेंडल के नियम, तो देखिए प्रभाविकता का नियम पहले देखिए, इन्होंने दिया था प्रभाविकता का नियम यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो देखिए एक जोड़ा विपर्यायी यानी विकल्पी गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिख सके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो एक जोड़ा वैकल्पिक गुणों वाले शुद्ध पिता या माता में संकरण करने से प्रथम पीढ़ी में प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, प्रथम पीढ़ी में, ठीक है, प्रथम पीढ़ी में ही प्रभावी गुण प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी गुण छिप जाता है। अब इसमें पता नहीं चलता है अप्रभावी गुण, प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही पता चलता है, अप्रभावी गुण छिप जाता है। प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण ही दिखाई देता है, लेकिन अप्रभावी गुण उपस्थित अवश्य रहता है। ये भी ध्यान रखने वाला है, नहीं दिखाई देता है इसका मतलब ये नहीं कि उसमें अप्रभावी गुण नहीं है, उसमें अवश्य रहता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन मौजूद रहता है। यह गुण दूसरी पीढ़ी में प्रकट होता है। अब ये वाला गुण क्या होता है, दूसरी पीढ़ी में जाके प्रकट हो जाता है, ठीक है, F2 पीढ़ी में, ठीक है। तो आइए अगला नियम देखते हैं, पृथक्करण का नियम यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। तो देखिए इस पृथक्करण के नियम को क्या कहा जाता है, शुद्धता का नियम भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि अलग अलग शुद्ध हो जाता है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। लक्षण कारकों यानी जीनों के जोड़ों के दोनों कारक युग्म बनाते समय पृथक हो जाते हैं, यानी लक्षण कारकों के जोड़ों के दोनों जो कारक रहते हैं युग्म बनाते समय क्या हो जाता है, पृथक हो जाते हैं यानी अलग हो जाते हैं, और इनमें से केवल एक कारक ही किसी एक युग्मक में पहुंचता है। इस नियम को ही युग्मकों का शुद्धता नियम भी कहा जाता है या पृथक्करण का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। तो तीसरा नियम भी देख लेते हैं। चलिए तीसरा नियम इन्होंने क्या दिया था, देखिए ये है तीसरा नियम। इसमें इन्होंने कहा था, मेंडल ने पूरा नाम
ग्रेगर जोहन मेंडल है, इन्होंने दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यानी लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसमें क्या इन्होंने कहा था, जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पौधों के बीच संकर कराया जाता है तो दोनों लक्षणों का पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। यानी दो जोड़ी यदि विपरीत गुण वाले पौधों को लिया जाएगा तो उसके बीच संकर यदि कराया जाता है तो दोनों का लक्षण पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है, यानी फ्री तरीके से वो अलग अलग उसका लक्षण हो जाता है। ठीक है, एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे को प्रभावित करती है कि नहीं, तो नहीं करती है। यानी एक लक्षण की वंशानुगति दूसरे लक्षण को प्रभावित बिल्कुल नहीं करती है। ठीक है, इन्होंने तीसरे नियम में कहा था। ठीक है, चलिए, जो कि द्विसंकरीय के आधार पर है। अब देखिए कुछ प्रमुख पॉइंट है। डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किया। यानी सर्वप्रथम जेनेटिक्स नाम का उपयोग किसने किया, तो डब्ल्यू वाटसन ने। ठीक है, अब देखिए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो जोहानसन ने 1909 में। जोहानसन ने, विलियम जोहानसन जिनको बोलते हैं, विलियम जोहानसन ने जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। कब, 1909 में। ठीक है, अब देखिए जिस समय आईसीसी का स्थापना भी हुआ था, या मार्ले मिंटो पॉलिटी में चले जाइए तो। चलिए आगे देख लेते हैं फिनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है, हम बता दिए थे थोड़ा सा हल्का उस समय। जीवधारियों के जो लक्षण प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं, बताए थे कि यानी डायरेक्ट दिखाई दे देंगे उसको फिनोटाइप कहते हैं, और जो अंदरूनी मौजूद रहता है उसको क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं। जीन मतलब जीन हो ही गया, अंदर रहता है जीन। जीनोटाइप जीवधारी के अनुवांशिक संगठन को, अनुवांशिक संगठन यानी उसका जो जेनेटिक्स स्ट्रक्चर संगठन है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीनोटाइप कहते हैं, जो उसका अंदरूनी हिस्सा रहता है, जो कि कारकों यानी जीन का बना होता है। तो यही फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो पूछ देता है। ठीक है, तो जो एकल संकरी है उसमें क्या होता है, फिनोटाइप होता है 3:1, लेकिन जीनोटाइप कहेगा एकल संकरीय में तो 1:2:1। लेकिन इसमें कह देगा कि जो द्विसंकरीय है इसमें फिनोटाइप क्या होता है, तो इसमें होता है 9:3:3:1। ठीक है, लेकिन जीनोटाइप कहेगा तो बताए थे 1:2:1, फिर 2:4:2, फिर अनुपात 1:2:1, यानी 121, 242, 121। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब देखिए युग्म विकल्पी यानी एलील्स जिसको कहा जाता है। युग्म विकल्पी के बारे में देखते हैं कि क्या है, तो चलिए देख लेते हैं। युग्म विकल्पी यानी एलील्स एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को, विपर्यायी यानी विकल्पी ऑप्शनल, एक ही गुण के विभिन्न विपर्यायी रूपों को प्रकट करने वाले लक्षण कारकों को एक दूसरे का युग्म विकल्पी या एलील कहते हैं। ठीक है, यानी एक ही जीन के विभिन्न प्रारूप युग्म विकल्पी कहलाते हैं। यानी एक ही जीन है लेकिन उसका अलग अलग रूप है, अलग अलग प्रारूप है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, युग्म विकल्पी। ठीक है, एलील्स उसको कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए सहलग्नता यानी लिंकेज क्या होता है, तो इसके बारे में भी जानते हैं। आइए थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए संलग्नता यानी लिंकेज, एक ही गुणसूत्र यानी एक ही क्रोमोसोम पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। यानी क्या एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो जी हाँ बिल्कुल पाई जाती है। तो क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन कर सकता है कि क्या मतलब दे देगा कि एक ही गुणसूत्र में स्थित जीनों में एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जैसे कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देता है ना, तो उस तरह से भी आजकल एग्जाम में पूछ लिया कर रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि हाँ बिल्कुल ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है कि एक ही गुणसूत्र पर जो जीन स्थित रहेंगे उसमें एक साथ वंशगत होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। तो जीनों की इस प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, सहलग्नता यानी लिंकेज कहा जाता है। ठीक है, जबकि जीन जो एक ही गुणसूत्र पर स्थापित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें सहलग्न जीन यानी लिंकेज जीन्स, लिंक्ड जीन्स कहते हैं। लिंग संलग्न जीन यानी सेक्स लिंक्ड जीन्स लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जाते हैं। ये क्या करते हैं, लिंग संलग्न गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। वास्तव में एक्स गुणसूत्र
पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहे जाते हैं। यानी लिंग संलग्न जीन यानी सेक्स लिंग जीन किसे कहा जाता है? तो जो गुणसूत्र एक्स पर स्थित होता है, एक्स गुणसूत्र पर जो जीन स्थित होता है उसी को हम लोग लिंग संलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पुरुष में क्या रहता है? पुरुष में यानी नर में, पुरुष में रहता है एक्स वाई, और वही मादा में कहे तो मादा में क्या रहता है? इसमें एक्स एक्स ही रहता है। तो इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, तो वही चीज़ है। वाई तो केवल इसमें है पुरुष में, वाई इसमें महिला में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक्स दोनों में है कॉमन, तो वही चीज़ है क्योंकि इसका प्रभाव नर तथा मादा दोनों पर पड़ता है, इसीलिए एक्स गुणसूत्र पर स्थित जीन ही लिंग संलग्न जीन कहा जाता है। लिंग संलग्नता की सर्वप्रथम विस्तृत व्याख्या किसने दिया? तो मॉर्गन ने दिया 1910 में। मॉर्गन ने दिया कब? 1910 में। ठीक है, अब देखिए मनुष्यों में कई लिंग संलग्न गुण हैं, जैसे रंग वर्णांधता यानी कलर ब्लाइंडनेस, गंजापन, ठीक है, हीमोफीलिया जिसमें रक्त का थक्का ही नहीं जमता है, मायोपिया हो गया, आँख की बीमारी है, हाइपरट्राइकोसिस इत्यादि पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए तो लिंग संलग्न गुण स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में ज़्यादा प्रकट होता है। लिंग संलग्न गुण किस में ज़्यादा होता है? पुरुष में कि स्त्री में? तो पुरुष में ज़्यादा होता है। अब देखिए मानव आनुवंशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद किसका कितना गुणसूत्र रहता है वो सारा लिस्ट भी देखेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। यहाँ पर एग्जाम में डेफिनेटली आपको क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं मानव आनुवंशिकी यानी ह्यूमन जेनेटिक्स। तो गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम, तो इसका नामकरण डब्ल्यू वाल्डेयर ने किया था। कब किया था? 1888 में। यानी गुणसूत्र का नामकरण कौन किया था? वाल्डेयर ने 1888 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। गुणसूत्र में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? तो उसको जीनोम कहा जाता है। यानी जो क्रोमोसोम में पाया जाता है आनुवांशिक पदार्थ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको जीनोम कहा जाता है। और जीन इन्हीं गुणसूत्रों पर पाया जाता है। जीन किस पर पाया जाता है? इन्हीं गुणसूत्र पर, यानी जीनोम पर ही, गुणसूत्र पर जो है जीन पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव के कोशिकांगों में होती है तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उसको प्लाज्मा जीन कहते हैं। ठीक है, यानी गुणसूत्रों के बाहर जीन यदि कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाज्म, तो कोशिका द्रव के कोशिकांग में यदि, कोशिकांग कहने का मतलब कोशिका का अंग को ही कोशिकांग कहा जाता है, तो कोशिका द्रव के कोशिकांग में होती है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्लाज्मा जीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। यानी 1956 में एस बेंजर ने जीन की आधुनिक विचारधारा दी। जीन की आधुनिक विचारधारा किसने दी? एस बेंजर ने। ठीक है, इनके अनुसार जीन के कार्य की इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसकी इकाई म्यूटॉन है, किसकी इकाई रेकॉन है और किसका इकाई सिस्ट्रॉन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और सारा का सारा बेंजर ही बताए थे। तो बेंजर बताए थे कि जीन के कार्य की इकाई क्या है? सिस्ट्रॉन है। उसी तरह उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? तो म्यूटॉन है। ठीक है, और पुनः संयोजन होने की इकाई जो पूछता है यूनिट, पुनः संयोजन की यूनिट, तो ये क्या है? रेकॉन है। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। एस बेंजर ने बताया कि जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन है। क्या है? सिस्ट्रॉन। उसी तरह उत्परिवर्तन की इकाई क्या है? म्यूटॉन। पुनः संयोजन की इकाई क्या है? रेकॉन। पुनः संयोजन की इकाई रेकॉन है, उत्परिवर्तन की इकाई म्यूटॉन है और जीन के कार्य की इकाई सिस्ट्रॉन है। किसने बताया? एस बेंजर ने 1956 में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। मानव में कितने अमीनो एसिड पाए जाते हैं? तो 20 लगभग पाया जाता है, जिसमें से 10 शरीर में मौजूद होता है और 10 बाहर से खाद्य पदार्थों से मिल जाता है। ठीक है, तो देखिए मानव में 20 आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आर्थर कर्नबर्ग ने 1962 ईस्वी में डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम यदि पूछेगा कि इसका खोज किसने किया? डीएनए पॉलीमरेज क्या है? तो ये एक प्रकार का एंजाइम है, डीएनए पॉलीमरेज। तो इस एंजाइम की खोज किसने किया? तो आर्थर कर्नबर्ग ने किया। कब किया? 1962 में।
इसी की सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। इसकी सहायता से डीएनए का संश्लेषण होता है। डीएनए पॉलीमरेज नामक एंजाइम से डीएनए का संश्लेषण होता है। चलिए अब मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, 22+X क्या होता है, 22+Y क्या होता है, तो आइए उन चीज़ों के बारे में जानते हैं। ठीक है, क्योंकि अब एग्जाम में सीधे ये नहीं पूछेगा कि मनुष्य में कितना पाया जाता है। ठीक है, तो 23 जोड़ा 46 रटना भूल जाइए, बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। तो देखिए, मनुष्य में लिंग निर्धारण, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 46 यानी 23 जोड़ा, हर आदमी जानते हैं। प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। यानी प्रत्येक संतान को समजात गुणसूत्रों की प्रत्येक जोड़ी जो होती है उसका एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से, माता में तो अंडाणु ही रहता है, पिता में शुक्राणु रहता है, और दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। शुक्र जनन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 2 प्रकार का शुक्राणु बनते हैं। आधे वे होते हैं जिनमें 23वीं जोड़ी का X गुणसूत्र आता है, और आधा जो वो होता है जिसमें 23वीं जोड़ी का Y गुणसूत्र आता है। तो देखिए, 23वीं जोड़ा का X गुणसूत्र जिसमें आता है उसको 22+X कहते हैं। ठीक है, और आधे वे जिनमें 23वीं जोड़ी का Y गुणसूत्र आता है उसको 22+Y कहा जाता है। यही 22+X स्त्री में होता है और 22+Y पुरुष में होता है। तो नारियों में एक समान प्रकार का गुणसूत्र अर्थात 22+X होता है तथा 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। किसमें? नारी में है। एक समान प्रकार का गुणसूत्र नारियों में पाया जाता है, यानी 22+X या 22+X वाले अंडाणु पाए जाते हैं। किसमें? नारियों में। लेकिन निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज जाइगोट में 23वीं जोड़ी XX होगा, यानी बेटी हो जाएगी। ठीक है, दोनों XX हो जाएगा तो बेटी हो जाएगी। अब देखिए, निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है तो युग्मनज यानी जाइगोट में 23वीं जोड़ी क्या होगा? XX हो जाएगा, यानी जो 22+X है इसमें 22+Y है। ठीक है, तो अब देखिए, इसमें भी पुरुष में तो X और Y रहता है और इसमें XX रहता है। ठीक है, तो वही XX को 22+X लिखा है, इसको XY को 22+Y लिखा है पुरुष में। ठीक है, तो वही चीज़ है कि निषेचन के समय यदि अंडाणु X गुणसूत्र वाले शुक्राणु से मिलता है, यानी जो इसका अंडाणु होगा वो X गुणसूत्र वाला है, यानी इसका 22 तो है, इसमें तो X भी है, Y तो इधर है लेकिन X भी है, तो X वाला X से ही मिल जाएगा शुक्राणु से आके अंडाणु। ये अंडाणु हो गया, औरत में अंडाणु रहता है, पुरुष में शुक्राणु रहता है। तो अंडाणु X इसका आके इस शुक्राणु वाले X से मिल गया, तो दोनों तो XX निर्माण कर दिया। और जब XX हो जाएगा तो दोनों X किस में पाया जाता है? लेडीज़ में पाया जाता है, जबकि जेंट्स में X और Y पाया जाता है। तो और यदि इसी का X वाला Y से आकर मिल जाता तब क्या होता है? XY यानी लड़का हो जाता है। ठीक है, तो आगे देखिए वही चीज़ है, 23वीं जोड़ी XX होगी और इससे बनने वाली संतान लड़की होगी। ठीक है, आप समझ गए होंगे। यानी पिता पर निर्भर करता है, पुरुष होगा कि नर होगा कि मादा होगा, यानी बच्चे का लिंग निर्धारण किस पर निर्भर करता है? पिता के गुणसूत्र पर। तो आइए आगे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर दिया, इसके विपरीत किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु निषेचित होगा, यानी Y गुणसूत्र वाला किसी अंडाणु से, यानी अंडाणु कहने का मतलब दोनों में तो XX ही है अंडाणु में। ठीक है, तो किसी अंडाणु से Y गुणसूत्र वाला शुक्राणु यानी पुरुष वाला XY वाला Y गुणसूत्र वाला इसमें आके मिल जाएगा, तब क्या होगा? तो X गुणसूत्र वाला युग्मनज बनेगा तथा संतान क्या होगा? लड़का होगा। संतान क्या हो जाएगा? लड़का होगा। ठीक है, संतान लड़का होगा। अतः पुरुष का गुणसूत्र संतान में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। नोट में, प्रखनली शिशु के मामले में निषेचन प्रखनली के अंदर होता है। ठीक है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए DNA फिंगरप्रिंटिंग तकनीक का उपयोग भी किया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं थोड़ा।
अब देखिए क्या है, आनुवंशिकी से संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य है, इसको देख लीजिए। यानी जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है, किसने कहा था? तो टी.एच. हक्सले ने कहा था। टी.एच. हक्सले ने कहा था जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है। और जीव द्रव का खोज कौन किया था? जीव द्रव का नामकरण प्रुकिंजे 1839 में। और ठीक है, और ये जो टी.एच. हक्सले हैं, जीव द्रव ही जीवन का भौतिक आधार है, इन्होंने कहा था। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। डब्ल्यू फ्लेमिंग, ठीक है, क्रोमैटिन शब्द प्रतिपादित किया। क्रोमैटिन, ठीक है, क्रोमैटिन शब्द का प्रतिपादन किसने किया? डब्ल्यू फ्लेमिंग ने किया। ठीक है, यानी डब्ल्यू फ्लेमिंग बोले तो वाल्थर फ्लेमिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन किया कौन? स्टार्न्सबर्गर ने किया। ठीक है, ये स्टार्न्सबर्गर ने पौधों में कोशिका विभाजन का वर्णन किया कि पौधों में भी कोशिका विभाजन होता है। इसका वर्णन किसने किया? तो स्टार्न्सबर्गर ने। ठीक है, वो भी विस्तृत अध्ययन किए थे। ठीक है, माइटोसिस शब्द प्रतिपादित किया तो डब्ल्यू फ्लेमिंग ने ही, वाल्थर फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस नाम दिया था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा असूत्री का माइटोसिस नाम दिया कि समसूत्री का कि अर्धसूत्री का माइटोसिस नाम दिया था वाल्थर फ्लेमिंग ने। ठीक है, डब्ल्यू से वाल्थर होता है। ठीक है, अब देखिए डब्ल्यू राउक्स, इन्होंने क्या कहा? भ्रूण विज्ञान की स्थापना की। डब्ल्यू राउक्स क्या किया? भ्रूण विज्ञान की स्थापना की। डब्ल्यू वाल्डेयर ने क्रोमोसोम शब्द का प्रतिपादन किया, यानी गुणसूत्र का खोज किया 1888 में डब्ल्यू वाल्डेयर ने। ठीक है, अब देखिए एच हेलरीगल और एच विल्फ्रोथ, इन्होंने क्या कहा और क्या बताया? दलहनी पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बताया कि दलहनी पौधों में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। किसने बताया? एच हेलरीगल और विल्फ्रोथ। अब देखिए विषाणुओं के अस्तित्व का प्रमाण किसने दिया? तो इवानोस्की ने। विषाणु का खोज ही इवानोस्की किए थे। ठीक है, तो विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण दिए कौन? इवानोस्की। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपके सामने ये रहा, जर्म प्लाज्मा की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? तो बीजमैन ने दिया। जर्म प्लाज्मा का निरंतरता यानी कंटिन्यूअसली का सिद्धांत, जर्म प्लाज्मा का लगातार निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया? बीजमैन ने। अब देखिए ई बुकनर ने क्या नाम दिया? तो ईस्ट कोशिकाओं से जो एंजाइम प्राप्त करके उनसे किण्वन कराया और उन्हें जाइमेज नाम दिया। ईस्ट कोशिका से एंजाइम प्राप्त किया और उनसे किण्वन भी कराया और उसका क्या नाम दिया? जाइमेज नाम दे दिया। किसने? तो बुकनर ने। अब देखिए न्यूक्लिक एसिड शब्द किसने दिया? तो अल्टमैन ने, अल्टमैन ने न्यूक्लिक एसिड शब्द नाम दिया। ह्यूगो डी ब्रेज क्या किए? उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिए, यानी म्यूटेशन थ्योरी दिए। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर के बारे में जानते ही होंगे। रक्त वर्गों का पता लगाया, यानी रक्त समूह का खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर। जीवाणु भोजी यानी बैक्टीरियोफेज की खोज किसने किया? टवोल्ट ने बैक्टीरियोफेज की खोज किया, जीवाणु भोजी का। आइए अब इधर देख लेते हैं क्या है। देखिए न्यूमोकस, पी साइलेंट हो जाता है। न्यूमोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवांशिक पदार्थ हैं। न्यूमोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवांशिक पदार्थ हैं। किसने? ग्रिफिथ ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ग्रिफिथ ने क्या किया? न्यूमोकस जीवाणु में रूपांतरण द्वारा सिद्ध किया कि कुछ ही आनुवांशिक पदार्थ हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ये वाल्थर फ्लेमिंग नहीं है, ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण नॉल और रस्का ने। ठीक है, नॉल और रस्का ने प्रथम इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया। देखिए सल्फा ड्रग का, तो जी डोमैक ने सल्फा ड्रग का खोज किया। जी डोमैक। इकोसिस्टम यानी पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी ट्रांसले, आर्थर ट्रांसले भी कहा जाता है इनको। देखिए श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 इसी चक्र के फलस्वरूप निकलती है। यानी जो सिट्रिक अम्ल चक्र होता है उसी से CO2 मतलब निकलता है श्वसन के दौरान। किसने कहा? हैंस क्रेब्स ने। ठीक है, हैंस क्रेब्स चक्र ही होता है, तो क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। तो हैंस क्रेब्स ने क्या बताया?
पारितंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? एजी टांसलर ने। लेकिन हैंस क्रेब्स जो हैं, ये क्रेब्स चक्र का बारे में बताया था। क्रेब्स चक्र को सिट्रिक अम्ल चक्र भी कहा जाता है। तो श्वसन की सिट्रिक अम्ल चक्र की खोज का पता लगाया कि श्वसन के दौरान CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड क्रेब्स चक्र से ही बाहर निकलती है या सिट्रिक अम्ल चक्र से ही बाहर निकलती है। ठीक है, आइए आगे देख लेते हैं। तो ए से बैक्समैन ने क्या कहा? स्ट्रेप्टोमाइसिन का नाम एंटीबायोटिक की खोज की। स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किया किसने? बैक्समैन यहाँ पे लिखा है, कहीं कहीं बॉक्समैन भी दे देता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक एंटीबायोटिक की खोज की। स्ट्रेप्टोमाइसिन का खोज किसने किया? बॉक्समैन ने। याद रखिएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? एक एंटीबायोटिक है। ठीक है। जेबी सिम्पनर, इसने क्या किया? एंजाइम यूरिएज को क्रिस्टल के रूप में पृथक्कृत किया यानी अलग किया। जॉन इसाल्क, इन्होंने क्या किया? पोलियो का टीका का खोज किया, और साल्क टीका उसे कहा जाता है। ठीक है, पोलियो से बचाव के लिए टीका का निर्माण जॉन इसाल्क। CO मिलर यानी मिलर और स्कूब, इन्होंने क्या किया? थोड़ा मिटा देते हैं ताकि क्लियर दिख सके। तो देखिए, मिलर और स्कूब, इन्होंने कहा कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की। इन्होंने क्या किया? कोशिका विभाजन के लिए हार्मोन साइटोकाइनिन की खोज की। तो साइटोकाइनिन की खोज किसने किया? CO मिलर और स्कूब ने। ठीक है। हरगोविंद खुराना क्या किया? पुनरावृत्ति अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइडों की मदद से आनुवांशिक कोडों का निरूपण किया। तो पुनरावृत्ति यानी बार बार अनुक्रम वाले पॉलीन्यूक्लियोटाइड की मदद से आनुवांशिक कोड का निरूपण किया। तो आनुवांशिक कोडों का निरूपण किसने किया? हरगोविंद खुराना ने। पूछता है कि जेनेटिक कोड, आनुवांशिक कोड जेनेटिक्स बोलते हैं, जेनेटिक्स कोड का किसने लाया? जेनेटिक्स कोड तो हरगोविंद खुराना, मालूम ही होगा। चलिए, क्रिश्चियन बर्नार्ड, पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण ऑपरेशन किया। तो पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण का ऑपरेशन किसने किया? क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। ठीक है। परखनली शिशु विकसित करने का तकनीक विकसित किया। कौन? तो रॉबर्ट एडवर्ड थे, जिन्होंने परखनली शिशु यानी पहला टेस्ट ट्यूब बेबी विकसित करने का तकनीक विकसित किया। रॉबर्ट जार्विक क्या है? तो इसी के नाम पर जार्विक 7 कृत्रिम हृदय आया था। देखिए, रॉबर्ट जार्विक कृत्रिम हृदय विकसित किया, इन्हीं के नाम पर जैविक यहाँ लिखा है, जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया गया। ये जार्विक होगा। ठीक है, ये वाला जार्विक होगा, यहाँ पे ये गलत दे दिया है, जैविक लिख दिया। तो जार्विक 7 नामक कृत्रिम हृदय बनाया। ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको सारा चीज़ समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर है वनस्पति विज्ञान 5 नंबर का। इससे पहले वीडियो बंद करने से पहले आपको एक बात और कहें कि एक चीज़ छूट रहा है, तो वो है लिस्ट। ये जो तालिका है आपके सामने आ गया है, इसको ज़रा देख लेते हैं कि किस किस जीव जाति में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं। एक बार इसको रिपीट कर देते हैं हम, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में डेफिनेटली आते रहता है। ठीक है, उसके बाद सेशन को अंत करेंगे। तो देखिए, एस्केरिस हो गया, इसमें 2 गुणसूत्र पाए जाते हैं। एस्केरिस में 2 गुणसूत्र, मच्छर में 6 गुणसूत्र, मच्छर में 6 गुणसूत्र, घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र, घरेलू मक्खी में 12, मटर में 14। देखिए, मटर प्याज दोनों का सब्जी साथ में बनाते हैं, तो मटर में 14 और प्याज में 16। याद रखिएगा, मटर 14 रुपये है और प्याज उससे महंगा है 16 रुपये, 2 रुपये महंगा है। ठीक है, तो मटर 14 रुपये और प्याज 16 रुपये किलो। ठीक है। मक्का कितने का है? 20 रुपये का है। 10 रुपये का मक्का अब नहीं मिलेगा, 20 रुपये का। अब देखिए, मटर प्याज रहेगा, वहाँ पर टमाटर का बात ना है। तो मटर 14 रुपये किलो, प्याज 16 रुपये किलो, लेकिन इस सब का भी बाप निकल गया टमाटर, वो हो गया 24 रुपये किलो। ठीक है, महंगाई बढ़ते जा रही है। तो ये 24 रुपये किलो नहीं, ध्यान रखिएगा कि 24 से भी महंगा है, लेकिन 24 याद रखिएगा, 24 रुपये किलो टमाटर है, क्योंकि इसमें 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, 24 गुणसूत्र यानी जोड़ी पूछेगा तो 12 जोड़ी बताइएगा। ठीक है, ऐसे 24 गुणसूत्र। अब देखिए, मेढक में 26 गुणसूत्र होता है और नींबू में 18, 36। तो 18 जो छोटा वाला नींबू रहता है वो 18, और बड़ा का जो नींबू रहता है उसमें 36 गुणसूत्र रहता है। ठीक है, तो 18 दूनी 36, छोटका में 18, बड़का में 36 नींबू में। ठीक है, गुणसूत्र होता है। अब देखिए, नेक्स्ट है बिल्ली में। तो बिल्ली में कितना होता है? बिल्ली में 38 गो। बिल्ली में क्या गो होता है? 38 गो। ठीक है, और 78 गो लेकिन कुत्ता में होता है, यह भी ध्यान रखिएगा। बिल्ली में 38 गो, कुत्ता में 78 गो, सीधे 40 गो बढ़ जाता है। चूहा जो माउस होता है
चूहा भी दो गो होता है, एक ठो माउस बोलते हैं, एक को रैट बोलते हैं, ठीक है। तो जो माउस रहता है उसमें 40 गो और जो रैट वाला रहता है उसको 42 गो, ठीक है। तो 40-42 दोनों यदि ऑप्शन में रहेगा तो इंग्लिश वाला प्रश्न देखिएगा कि उसमें माउस लिखा है कि रैट लिखा है, हिंदी वाला मत मारिएगा, तो हिंदी में दोनों में चूहा ही दिया रहेगा, ठीक है। तो माउस रहेगा तो 40 और रैट रहेगा तो 42, एगो छोटा वाला रहता है एगो बड़ा वाला, ठीक है। अब गेहूँ में, तो गेहूँ में 42 होता है और खरगोश में 44 रहता है, ठीक है। रैट जो होता है और गेहूँ इसमें 42 ही होता है, लेकिन जो माउस होता है उसमें 40 होता है, ठीक है। और खरगोश में 44 होता है, मनुष्य में 46 मालूम ही है, और 48 48 48 आलू, चिंपैंजी और तंबाकू तीनों में 48 होता है, ध्यान रखिएगा। आलू, चिंपैंजी और तंबाकू में 48 यानी 24 जोड़ा, मनुष्य में 23 जोड़ा यानी 46 गो। और घोड़ा में कितना होता है? 64 गो। घोड़ा में कितना? 64 गो। कुत्ता में 78 गो, देखिए आ गया कुत्ता। बिल्ली में 38 गो और कुत्ता में 40 गो बेसी, कुत्ता में 78 गो। और कबूतर में रहता है 80 गो, इससे भी 2 ठो बेसी, ठीक है। टेरिडोफाइटस में कितना रहता है? 1300 से 1600, सबसे अधिक रहता है टेरिडोफाइटस, या बोलिए टेरिडोकाइटस बोलिए, 1300 से 1600। लेकिन सबसे कम कहेगा तो स्केरिस में मात्र 2 ठो रहता है, और टेरिडोफाइटस में सबसे अधिक 1300 से 1600, ठीक है दोस्तों। तो ये तालिका भी ख़त्म हो गया जो गुणसूत्र वाला था। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। मच्छर में 6 गो रहता है, सीधे 6 दूनी 12, दुगना रहता है मक्खी में, मच्छर से दुगना बड़ा रहता है ना मक्खी, तो उसमें 6 दूना 12, ठीक है। याद रखने का ये सब दिमाग में न बैठा लीजिएगा, ट्रिक हल्का फुल्का भूलिएगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और निरंतर प्रयास करते रहिए, सक्सेस जरूर मिलेगा, ठीक है। ओके बाय।